हमारा खास शो बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं ये हम आपको बताते हैं और साथ ही बताते हैं लंबे समय का निवेश। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। रेलवे से आशीष से हम जानेंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन। रेलवे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमें बताएंगे समीर दीक्षित। मानसी हमें बताएंगी लॉकडाउन में पैकेज इंडस्ट्री में रौनक क्यों दिख रही है और पूजा से जानेंगे एक्सिस मैक्स लाइफ डील में क्या है नया मोड़ और संदीप से आईजीएल के नतीजे का अनुमान जानेंगे। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का कारोबार हुआ है। तो आज बाजार काफी उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड करता के दौरान कुछ समय के लिए बाजार लाल निशान में भी आया, लेकिन अंत में हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स आज 45 अंक और निफ्टी 6 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। सरकारी बैंक इंडेक्स ने 1.25% तक की छलांग लगाई। प्राइवेट बैंक और फाइनेंस सर्विसेज इंडेक्स ने 1% तक की तेजी दिखाई। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने 2% तक का गोता लगाया। मेटल, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स में गिरावट देखी गई। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। ये आंकड़ा जरा देख लें अपनी स्क्रीन पर आप। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1481 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब करीब 173 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज बाजार फाइनली तेजी के साथ बंद हुए, आज के सत्र को आप कुल मिलाकर किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय बाजारों के लिए एक और बड़ा मजबूती भरा दिन, जहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ भारतीय बाजारों ने शुरुआत की और कुछ अहम लेवल के पार निकले भी। मसलन निफ्टी 11,500 के पार निकला, टिका भी 11,525 का हाई बनाया, लेकिन मिड सेशन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। हल्का करेक्शन ऊपरी स्तरों से दिखा, लेकिन बंद होते होते बाजार फिर से मजबूत हो गया। आखिरी पौन घंटे में जो मजबूती दिखी, एक और बेहतरीन क्लोजिंग 11,472 के आसपास की, जो कि इस तेजी के रन में अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है 23 मार्च के लोज बनने के बाद। बैंक निफ्टी भी 23,100 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा, तो बड़े लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखा है और अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त तेजी चल रही है। बड़ी वजह तेजी की एक तो ग्लोबल मार्केट से मजबूत संकेत, अमेरिका के फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त, और पिछले 2 दिनों में एफआई ने जिस तरह से तेजी की पोजीशन बनाई है, बाजार में नेट लॉन्ग पोजीशन उनकी 10% बढ़ी है, उससे बाजार में जोश आता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड तो मजबूती का है ही, टेक्निकली बाजार स्ट्रॉन्ग है ही, और ऐसे में अगर सपोर्ट मिल जाए एफआईज का और ग्लोबल मार्केट्स का तो कहना ही क्या, और वही आपको जबरदस्त तेजी के तौर पर दिखता हुआ नजर आया। वायदा कारोबार की एक्सपायरी का वीक है और ऐसे में पोजीशंस काफी ज्यादा है और उससे भी बाजार को जोश आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल बाजार में अच्छी मजबूती का माहौल है, ब्रॉडर मार्केट मजबूत है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, पार्टिसिपेशन अच्छे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से लेकर लार्ज कैप तक सभी शेयर पूरी तरह से अपना योगदान इस तेजी में दे रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में जिस तरह का एक्शन रहा, जो भी अनिल जी ने बताया कि किस तरह का मोमेंटम मार्केट में दिखा। अब सवाल यह है कि आज का जो कारोबार रहा, इसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हमने एक्शन देखा और किन खबरों के दम पर देखा। ये डिटेल समझाने के लिए आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष बताइए। देखिए, लगातार दूसरे दिन बाजार जो है तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि अगर आप देखें तो निफ्टी लगभग हरे निशान में फ्लैट ही बंद हुआ।
लेकिन निफ्टी बैंक में पिछले 2 दिनों से आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। बहुत ही वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला था। शुरुआती तेजी के बाद बाजार लाल निशान में भी फिसले थे, लेकिन आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो शार्प रिकवरी भी इंडेक्स में देखने को मिली। वायदा बाजार में एक्शन भरपूर था। क्विकली वो स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं जहां पर आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। सबसे पहले हैवेल्स, यहां पर देखिए स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट 34% बढ़ा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट जो है 24% बढ़ा, यानी जो तेजी के सौदे वो बनते हुए नजर आए। कैनरा बैंक ओपन इंटरेस्ट 24% बढ़ा। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर शॉर्ट कवरिंग के चलते एक रैली देखने को मिली। एशियन पेंट्स ओपन इंटरेस्ट 19% घटा, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। रामको सीमेंट्स का ओपन इंटरेस्ट 14% घटा और चोला फाइनेंस यहां पर ओपन इंटरेस्ट 8.5% घटा। और स्टॉक में अगर आप देखें तो दिन के दौरान 4 से 5% तक के मूव्स देखने को मिले। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन वहां उन स्टॉक्स में था जो हमने आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किया। सबसे पहले देखिए CSC वेंचर्स, ये स्टॉक हमने आपको मालामाल वीकली में बताया था। पूरे दिन हमने देखा कि 10% की तेजी यहां पर कायम देखने को मिली। JTEKT ये आपको स्टॉक बताया था सुमित ने, और यहां पर भी बढ़िया रुझान देखने को मिला। जैन साहब के जेम्स में हमने आपको अंबिका कॉटन के बारे में बताया, यहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। और RK चॉर्ट कॉर्नर में बताए गए LIC हाउसिंग फाइनेंस में अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ तेजी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स एक्शन में और पिछले 2 दिन से पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो दिग्गज PSU बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, DCB बैंक, यहां पर काफी बढ़िया एक ब्रेकआउट देखने को मिला। काफी दिनों के बाद 89 का जो रेजिस्टेंस है इसने स्टॉक को पार किया, इसके ऊपर भी बंद हुआ। RBL बैंक और इंडसइंड बैंक यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली। NBFCs पर भी आप फोकस करें तो आज NBFC पैक में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो मैंने आपको बताई, GIC हाउसिंग फाइनेंस, रेपको होम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में बढ़िया बढ़त देखने को मिली। ऑटो स्टॉक्स दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आ रहे हैं और AGM के हाइलाइट्स पर आप देखिए टाटा मोटर्स में एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला। अशोक लेलैंड, आइशर मोटर और M&M में भी खरीदारी देखने को मिली। रियल एस्टेट पैक एक ऐसा है जो कि पूरे बाजार को पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और आज भी अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट, सोभा डेवलपर्स, DLF जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स भी अगर आप देखें जब बाजार में तेजी होती है तो यहाँ पर एक इनवर्स कोरिलेशन देखने को मिलता है। आरती ड्रग्स बोनस अनाउंसमेंट के बाद एक तरफा तेजी देखी गई थी, अब ऊपरी स्तरों से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रैन्युअल्स और जुबिलेंट लाइफ दोनों API बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से गिरावट देखने को मिली। तो ये आज के मार्केट का पूरा एक्शन समझाया आशीष ने। लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का, और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज जिस तरह का मार्केट हमने देखा और फाइनली बाजार में एक मजबूती ही रही आखिर में आते आते, तो कल का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है और कल के बाजार में कल के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल मृत्युंजय, देखिए बाजार में एक शानदार तेजी का दौर चल रहा है और खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक जबरदस्त तेजी चल रही है। हालांकि आज बाजार थोड़े वोलेटाइल थे, शुरुआत में जो बढ़त थी उसको बाय एंड ऑफ द डे गंवा दिया बाजार ने, जिसके लिए मेनली रिलायंस वगैरह में कमजोरी थी। बट ओवरऑल बाजार अच्छे लग रहे हैं और मुझे लगता है चूंकि परसों मंथली एक्सपायरी है तो थोड़े वोलेटाइल बिल्कुल बाजार रह सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी और खास करके मिड और स्मॉल कैप्स में बिल्कुल जारी रहेगी। तो बिल्कुल बाजार में तेजी के मूड में ही रहना चाहिए। और जहां तक कल के लिए खरीदारी का सवाल है, मेरा जो कल के लिए स्टॉक रहेगा वो रहेगा एक सीमेंट स्पेस की कंपनी है रेमको सीमेंट। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आज स्टॉक के 730 के आसपास बंद हुआ है। मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 760 का, स्टॉप लॉस रहेगा 720 का। मुझे लगता है जिस तरह से एक सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आज जैसे नितिन गडकरी जी ने भी नए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे MP में, मुझे लगता है हाउसिंग पे भी सरकार का फोकस है। तो इन सबको देखते हुए प्लस जो एक मानसून भी ऑलमोस्ट अब ओवर हो चुका है और अच्छा मानसून रहा है, तो मुझे लगता है सीमेंट की डिमांड में तेजी आएगी। तो सीमेंट सेक्टर अच्छा करना चाहिए और वहां से रेमको सीमेंट मुझे पसंद आता है कल के लिए। अच्छा, ठीक है, तो रेमको सीमेंट आपको पसंद है कल के लिए सर। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड लेना हो इस मार्केट में तो पोजिशनल कॉल के तौर पर आपकी पसंद क्या है? बिल्कुल मृत्युंजय, पोजिशनल कॉल के तौर पे मैं रेकमेंड करना चाहूंगा क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आजकल पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है NBFCs और बैंक्स में वापस से एक अच्छी तेजी बनी हुई है। और जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था कि मानसून नॉर्मल होने से भी ये जो रूरल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट सेक्टर है, सेगमेंट है विद इन द NBFC स्पेस, वो अच्छा करनी चाहिए। तो वहां से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को मैंने पिक किया है। एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है,
फिर कैपिटल एडिक्वेसी भी अच्छा है, अराउंड 23.7%, और जो इसके ग्रोस एनपीएस है वो अराउंड 1.62% है, जो कि काफी कम है। और स्टॉक एक अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 2.75 टाइम्स पे ट्रेड करता है, जो कि काफी सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स यानी कि 602 605 के आसपास बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसका पोजिशनली इस स्टॉक में 7 से 10 दिन में 700 रुपए का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 575। जी, तो ये दो ट्रेड आपके लिए, एक इंट्राडे के लिए और एक पोजिशनल। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण खबर का, और खबर रेलवे से जुड़ी हुई है। और ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं। समीर, बताइए क्या एक्सक्लूसिव खबर है रेलवे को लेकर आपके पास? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि रेलवे में अनलॉक चौथे के चरण में रेलवे में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी है। बदलाव का मकसद यही है कि यात्रियों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए, और जो अनलॉक का चौथा चरण 1 सितंबर से जिसकी शुरुआत होने जा रही है, उसमें लंबी दूरी की ट्रेनों में इजाफा किया जाएगा। ये तो है रेलवे के जो अभी हाल में जो अगला कदम बढ़ाने जा रहा है। लेकिन रेलवे में स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर पार्टिसिपेशन को जबरदस्त तौर पे इजाफा देने के लिए रेलवे ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। मुंबई का सीएसटी स्टेशन में इसको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसको आधुनिक बनाने की योजना है, और इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट प्लेयर को आमंत्रित करने के लिए कदम बढ़ा भी दिए गए हैं। बिडिंग प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक जो पहली प्री बिड मीटिंग होनी है वो 22 सितंबर को होनी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो मुंबई का सीएसटी स्टेशन है इसको आधुनिक बनाया जाएगा। हालांकि इसमें हेरिटेज स्ट्रक्चर भी शामिल है, तो इसकी विरासत को बरकरार रखते हुए आधुनिकता को शामिल करना है। लिहाजा जो प्लानिंग है वो ये है कि इसमें जो बड़ी इंफ्रा कंपनीज है जैसे एलएनटी या टाटा, वो जितना शामिल होंगी बिडिंग प्रक्रिया में, उतना ही रेलवे को जो लक्ष्य है वो हासिल कर पाने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही जो IRSDC है, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो नोडल एजेंसी है स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, वो लगातार फंडिंग एजेंसीज के साथ में बातचीत बनाए हुए है। डिस्कशन के दौर उनका लगातार चल रहा है। फंडिंग एजेंसीज में NIIF यानी कि सरकारी फंडिंग एजेंसी से इस वक्त लगातार बातचीत चल रही है। पहली दफा है कि स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फंडिंग एजेंसीज को भी शामिल किया जा रहा है, और ये फंडिंग एजेंसीज अगर बिडिंग प्रक्रिया में सफल होती हैं तो आगे चल करके दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ हाथ मिला करके ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको पूरा कर सकती हैं। अगर केवल मुंबई सीएसटी स्टेशन की बात करें तो 1642 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, यानी कि 1642 करोड़ रुपए लगा करके 4 सालों में मुंबई स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा। और इसमें प्राइवेट प्लेयर के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है कि वो आगे आए और उसमें सरकार के साथ मिलकर के काम करें। जो रेवेन्यू मॉडल इसमें प्लान आउट किया है सरकार ने वो ये है कि यूडीएफ यानी कि जैसे एयरपोर्ट पे यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फीस वसूली जाती है, ठीक वैसा ही यूडीएफ रेलवे स्टेशन पर भी यात्री से वसूला जाएगा। यात्रा थोड़ी महंगी होगी लेकिन उसके एवज में यात्री सुविधाओं में इजाफा जरूर होगा। तो यूडीएफ एक पहलू है जहां से प्राइवेट प्लेयर कमाई कर सकता है। इसके साथ ही जो कमर्शियल स्पेस डेवलप होगा वो कमर्शियल स्पेस से भी कमाई किया जा सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया समीर आपका इस बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ की डील में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, इस डील में एक नया मोड़ आ गया है। डील में क्या नए बदलाव हुए हैं ये डिटेल समझाने के लिए, बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए क्या नए बदलाव हुए हैं? जी, आज मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में हमने देखा अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और इसकी वजह यह है कि एक्सिस और बैंक और मैक्स लाइफ के बीच में जो डील होनी थी उसमें बदलाव हो चुके हैं। और अब मौजूदा डील में एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में 17% हिस्सेदारी खरीदेगी, जो कि करीब 29% हिस्सेदारी उनकी खरीदने की योजना थी। फिलहाल अगर बात करें तो एक्सिस बैंक की मैक्स लाइफ में केवल 1% हिस्सेदारी है, जिसको कि अब एक्सिस बैंक बढ़ाएगी। और डील की शर्तों में भी काफी कुछ बदलाव हुए हैं और कई सारे क्लॉज हटाए भी गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने और इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी IRDAI ने भी कई सारे सवाल उठाए थे। आरबीआई की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक का सवाल था कि क्यों एक्सिस बैंक क्यों मैक्स लाइफ में 30% हिस्सेदारी खरीदना चाह रही है, ये आरबीआई का सवाल था। इसके अलावा एक्सिस बैंक मैक्स डील किस तरह स्ट्रक्चर इनका तय हुआ था। पैरा बैंकिंग गाइडलाइंस में सेक्शन 15 का भी हवाला यहां पर दिया गया था, और ज्वाइंट वेंचर में मैनेजमेंट कंट्रोल की शर्तों को लेकर भी सवाल उठाया था आरबीआई ने। और IRDAI ने भी कुछ सवाल उठाए थे, जिसमें कि वैल्यू क्रिएशन का क्लॉज हटाने को कहा गया था, जिसमें कि एक्सिस बैंक
इस डील से हट सकती है अगर कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं होती है बैंक के लिए। ये एक क्लॉज यहाँ पर लगाया गया था जिसको कि हटाने की बात की जा रही थी, क्योंकि 294 रुपए प्रति शेयर में के भाव पर एक्सिस बैंक शेयर बेच भी सकता था। तो आरबीआई और आईआईडीआई के सवाल उठने के बाद अब इस डील के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ क्लॉज भी हटाए गए हैं और उसके बाद ये तय हुआ है कि एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में अब केवल 17% हिस्सेदारी ही खरीदेगा। और ये जो डील में क्लैरिटी होते हुए नजर आ रही है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज शेयर में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव का आगे आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल मृत्युंजय, ये जो बदलाव या ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है डील में, ये दोनों ही स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव नजर आ रही है। मुझे लगता है खास करके मैक्स फाइनेंशियल को तो इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट होना चाहिए और वो आज देखने को भी मिला उसके प्राइस में। बाकी मुझे लगता है एक्सिस बैंक के लिए भी ये पॉजिटिव ही है अनाउंसमेंट और मुझे लगता है दोनों स्टॉक अच्छा करेंगे। हालांकि चूंकि मैक्स फाइनेंशियल में आज 12-13% की ऑलरेडी तेजी हो गई है तो फ्रेश खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी, बट जिन्होंने लिया हुआ है बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं और बाकी एक्सिस बैंक को करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह जी। और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लें? नमस्ते मृत्युंजय, आपको और आपके सभी दर्शकों को। पावर ग्रिड और कोटक बैंक ये दो स्टॉक हैं जहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। पावर ग्रिड 3 दिन से अच्छा खासा बढ़ा था लेकिन वो ऊपर खुलकर फिर नीचे आ जाता है, तो आज की जो क्लोजिंग है 194 के आसपास है। तो अभी मैं जो ऑप्शन सुझा रहा हूँ, हालांकि ये प्रॉफिटेबल, अगर इस महीने का कोई ऑप्शन लेने देता हो आपको ब्रोकर तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, पर क्योंकि मार्जिन की दिक्कतें आएंगी तो इस वजह से मैंने सितंबर माह का ही सीरीज का ही मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो पावर ग्रिड के अंदर 190 की कॉल ₹4.35 पे सितंबर की खरीदी जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें ₹3 का और टारगेट है 6.4 रुपए। ये तो हुआ पावर ग्रिड। कोटक बैंक आज एक खासकर एक्सिस बैंक और फिर बजाज फाइनेंस के बाद कोटक बैंक ने आज अच्छी खासी बढ़त ली और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से 2 दिन से लगातार बढ़त हुई है ये आगे भी चल सकती है अगले सीरीज के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि 1420 की कॉल सितंबर माह की कोटक बैंक में खरीदी जा सकती है। इसका प्राइस है करीब 44 रुपए, स्टॉप लॉस रखे 35 का और जो टारगेट मैंने सुझाया है वहां पे आप बेच सकते हैं। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, कल का मार्केट आपको कैसा लगता है और कल निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 11,350, 11,425 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और लगता नहीं कि ये लेवल और ये रेंज आसानी से टूटने वाली है। तो 11,400, 11,425 के नजदीक आते ही निफ्टी में खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 11,500, 11,525 हल्की रुकावट का लेवल है। एक बार उस लेवल को पार किया तो निफ्टी के लिए अगला टारगेट काफी मजबूती का नजर आता है, यानी कि 11,625 से 11,675 ये एक्सपायरी तक भी लेवल्स आ जाएं तो बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूती के साथ बने रहें। अमेरिका में एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है, वैसा ही ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग तक मिल जाए तो कहने ही क्या। एफआईज की तरफ से अच्छे आंकड़े अब तक तो आए हैं, ये देखना जरूरी होगा कि एफआईज का रुझान वही तेजी का बना रहता है या नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 22,800, 22,850 के आसपास बैंक निफ्टी ने भी मजबूत सपोर्ट लिया है और ऊपरी स्तरों पर 23,425, 23,525 की रेंज में बैंक निफ्टी भी जाने को तैयार है। तो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड होने को तैयार है। कोई अनएक्सपेक्टेड ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी वाला सेशन हो जाए, फिलहाल उसके संकेत तो नहीं है, तो ही एक रिस्क है। अदरवाइज डेटा, खरीदारी,
टेक्निकल्स, ये सारे के सारे बाजार की मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कभी किसी वजह से गलती से बड़ा गैप डाउन मिले तो तुरंत आपके लिए खरीदारी करने की राय होगी और वहां से बाजार में और तेजी बनने की संभावना बनेगी। तो ओवरऑल मूड माहौल एकदम बुलिश है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और खरीदारी करने में ही समझदारी है, कुछ और ऊपर के लेवल्स आने की पूरी संभावना। बहुत शुक्रिया सर आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। अब विकास जी, मेरा आपसे एक सवाल ये होगा कि ठीक है, आपने कल के लिए बताया, पोजिशनल ट्रेड बताया, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको अभी इस बाजार में कहां पर पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं जो स्टॉक आज रिकमेंड करने जा रहा हूं वो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी का नाम है GIC हाउसिंग फाइनेंस। कल हमने देखा LIC हाउसिंग फाइनेंस के इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे और आज ये LIC हाउसिंग का स्टॉक बिल्कुल फोकस में था। आज 8-9% बढ़ा भी है और उसी की तर्ज पे GIC हाउसिंग फाइनेंस, इवन कैनफिन होम्स, जो कि मैंने कुछ दिन पहले भी दूसरे सेगमेंट पे रिकमेंड करा हुआ है नीचे लेवल पे, मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर अच्छा करना चाहिए। और GIC हाउसिंग फाइनेंस की पर्टिकुलरली बात करें तो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.46 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। और बाकी गवर्नमेंट का जिस तरीके से हाउसिंग सेक्टर पे फोकस है, रियल एस्टेट पे फोकस है, मुझे लगता है ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और दूसरी बात जो इंटरेस्ट रेट भी हाल के दिनों में जो कटौती हुई है, RBI ने जो कटौती करी है, उसका भी फायदा इनको मिलना है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने में मेरा इसमें 150 रुपए का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के बाजार के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? देखिए, दो लग रहा है पॉजिटिव एक्सपायरी होनी चाहिए, तो मार्केट अगर थोड़ी भी नीचे आती है तो 10,500 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए। ये अगर आपको 35 के आसपास मिल जाए, 30-35, तो वो ज़्यादा बेटर बाइंग रेंज होगी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 20 रुपए का और टारगेट होगा 70-75 का। तो निफ्टी की कॉल ऑप्शन लेने की सलाह है। और दूसरा, स्टॉक में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो बजाज फिनसर्व जो 6500 के आसपास है, ये लेना चाहिए। 6750 के टारगेट होंगे और 6400 का स्टॉप लॉस होगा। जी, बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, विकास जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का, ये बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा रहा, क्या खबरें रहीं और कल का बाजार कैसा रह सकता है और लंबे समय के लिए कहां पर निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।